तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे बेहद शॉकिंग वाले और हाई प्रोफाइल जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को डिकोड करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में दावा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक कथित हत्या की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के एक ऐसे चक्रव्यूह के बारे में है जो लिटरली किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर को भी पीछे छोड़ दे। तो आइए हमारे पास मौजूद सोर्स के आधार पर इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। एससीओ समिट की वो रात, 1 सितंबर 2025 का वो दिन, और ये घटनाक्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोर्स के मुताबिक जब प्रधानमंत्री मोदी अपने कमरे से निकलते हैं तो उन्हें अचानक उनकी तयशुदा बुलेट प्रूफ कार की बजाय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। जरा सोचिए, 2 देशों के शीर्ष नेता एक ही गाड़ी में हैं, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो गाड़ी पहले 10 मिनट तक होटल पर रुकी रहती है और फिर वेन्यू पर पहुंचने के बाद दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता पूरे 45 मिनट तक उस बंद लिमोजीन के अंदर बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। कूटनीति की दुनिया में ऐसा इंतजार बिल्कुल अभूतपूर्व है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि उस बंद गाड़ी के अंदर आखिर चल क्या रहा था। इस रहस्य से पर्दा उठाता है एक खुफिया संदेश। गाड़ी के अंदर एक एन्क्रिप्टेड लाइन सीधे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से जुड़ती है। डोभाल रिपोर्ट देते हैं, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है, खतरा हमारे पड़ोस में बैठा है। सोर्स का दावा है कि एक बहुत बड़े असैसिनेशन प्लॉट यानी हत्या की साजिश को इंटरसेप्ट किया गया था, और यहाँ जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा है वो ये कि इसके तार कथित तौर पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े थे। अब आते हैं भाग 2 पर, ढाका में खतरनाक साजिश। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इस खतरे की जड़। हम कुछ दिन पीछे चलते हैं। 27 अगस्त को एक 50 साल का आदमी जो खुद को एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन बता रहा था, ढाका के एक 5 स्टार होटल में चेक इन करता है। इसका नाम था टेरेंस। लेकिन अगर हम सोर्स की माने तो टेरेंस कोई आम बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं था। वो असल में एक बेहद खतरनाक कोवर्ट ऑपरेटिव था जो वहां अपना एक सीक्रेट कमांड सेंटर स्थापित करने आया था। और ये बात साबित होती है उसके सामान से। टेरेंस अपने साथ 3 बड़े सूटकेस लेकर आया था। अब जाहिर है एक आम बिजनेसमैन के सूटकेस में कपड़े या सैंपल्स होंगे, राइट? लेकिन नहीं, इन सूटकेस में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, भीड़ में आसानी से छिप जाने वाले हथियार और खुफिया ऑपरेशंस के ब्लूप्रिंट्स भरे हुए थे। सोर्स के नैरेटिव के अनुसार ये सारा तामझाम उस स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने के लिए था जो पहले ही एससीओ समिट के आसपास अपनी पोजीशन ले चुकी थी। टेरेंस बस अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। भाग 3, ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सबसे पहले रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने ढाका और समिट लोकेशन के बीच कुछ बेहद अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाई लेवल एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके तुरंत बाद आधी रात को नई दिल्ली में एक इमरजेंसी इंटेलिजेंस मीटिंग बुलाई जाती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रूस की SVR मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। उनका मानना था कि अगर ढाका से टेरेंस का वो कमांड लिंक काट दिया जाए तो ये पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह वहीं ढह जाएगी। और ये हमें ले जाता है इस पूरे कथित ऑपरेशन के सबसे बड़े क्लाइमैक्स तक। ये कोई आम टेकडाउन नहीं था। 1 सितंबर की उसी रात ढाका के उस होटल रूम में टेरेंस की विस्की के ग्लास में कथित तौर पर एक ऐसा हाई ग्रेड केमिकल नर्व एजेंट मिला दिया गया जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। बिना किसी गोली, बिना किसी आवाज या हंगामे के वो कथित कोवर्ट ऑपरेटिव वहीं ढेर हो गया। उसे अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने का एक मौका तक नहीं मिला। भाग 4, मौत और कवर अप। अब इस मौत के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा संदेहास्पद है। अगर हम नॉर्मल प्रोटोकॉल और कथित एक्शंस के बीच के इस भारी अंतर को समझें तो स्थिति साफ हो जाती है। आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक की मौत पर लोकल पुलिस जांच करती है और बाकायदा पोस्टमार्टम होता है। लेकिन सोर्स के दावों पर गौर करें तो यहां कहानी बिल्कुल उलट थी। दावों के अनुसार US एम्बेसी की एक टीम ने बांग्लादेश पुलिस को वहां आने ही नहीं दिया। उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के बॉडी और वो तीनों सूटकेस फौरन जब्त कर लिए। और तो और रातों रात लंदन और वॉशिंगटन के सर्वर से टेरेंस का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा के लिए मिटा दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े दावे किए जाते हैं तो आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। हमें दोनों पक्षों को देखना होगा।
1 सितंबर को यूएस आर्मी स्पेशल ऑप्स कमांड ने किसी भी इंस्पेक्टर जनरल की मौत की खबर से साफ साफ इनकार किया। उनका आधिकारिक दावा था कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो अमेरिका में पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल इलियट स्कॉट ने भी बयान दिया कि ढाका में उनका कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। तो अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो सोर्स के दावे और ये आधिकारिक बयान एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े नजर आते हैं। भाग 5, भारत के खिलाफ चक्रव्यूह। इस पूरी घटना के बाद अगर हम बड़े संदर्भ को देखें तो कूटनीति में इस्तेमाल किए गए शब्दों के मायने बहुत गहरे हो जाते हैं और ये चीज़ बहुत ही सटीक तरीके से इस असामान्य बयान को दर्शाती है। 2 सितंबर को सुरक्षित भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सेमीकॉन समिट में एक बेहद रहस्यमयी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं कल रात ही जापान और चीन के दौरे से वापस लौटा हूं। आप इसलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस जिंदा लौट आया हूं? सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि एक देश के प्रधानमंत्री का भरे मंच से जिंदा लौट आने की बात कहना कोई साधारण मजाक बिल्कुल नहीं था। ये उन ताकतों के लिए एक कड़ा संदेश था जो शायद ये सब बैकग्राउंड से देख रही थीं। इस संदेश के बाद जो हुआ वो भी इस बात को बल देता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। पीएम मोदी की आगे की कई बड़ी और महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ट्रिप्स अचानक कैंसिल या पोस्टपोन कर दी गईं। इसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हो, इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ गाजा पीस समिट हो या फिर कुआलालंपुर में आसियान समिट। 1 महीने के भीतर इतने सारे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म से अचानक हटना साफ तौर पे इशारा करता है कि शायद सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती थीं। तो इस पूरी कथित साजिश के पीछे असल मंशा क्या हो सकती है? अगर हम भारत के आसपास बन रहे इस रिंग ऑफ फायर यानी अस्थिरता के घेरे को देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। आप खुद देखिए, बांग्लादेश में पूरी तरह से तख्तापलट और भयंकर हिंसा, नेपाल में लगातार बढ़ती राजनीतिक अशांति और श्रीलंका का भयानक आर्थिक और राजनीतिक संकट। सोर्स इस पूरी क्षेत्रीय अस्थिरता को ऐतिहासिक रिजीम चेंज टैक्टिक्स से जोड़कर देखता है। उनका मानना है कि एक अदृश्य ताकत जानबूझकर भारत के इर्द गिर्द अस्थिरता का एक मजबूत घेरा तैयार कर रही है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ढाका में रची गई ये कथित साजिश किसी बहुत बड़े रिजीम चेंज प्लान का ही एक छोटा सा हिस्सा थी? इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो धमाकेदार बयान याद आता है जहां उन्होंने कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। क्या ये कड़ी चेतावनी, पीएम मोदी का वो जिंदा लौटने वाला रहस्यमयी कमेंट और हमारे पड़ोसी देशों की लगातार बिगड़ती स्थिति, क्या ये सब मिलकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ किसी बड़े और अदृश्य चक्रव्यूह की ओर इशारा करते हैं? ये वो अहम सवाल हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल के इस डिकोड के बाद हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कूटनीति के इस धुंधले और खतरनाक जाल के पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये रहस्य फिलहाल बरकरार है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।